नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे और सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं ओंकार चौधरी सर का। ओंकार सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जी, सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की एक बार फिर बधाई। ओंकार सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अब चलते हैं जरा माघ मेला प्रयागराज की तरफ। अभिमुक्तेश्वरानंद, अब उनके शंकराचार्य होने न होने पर क्या विवाद है, हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन ये शंकराचार्य गंगा स्नान को लेके कभी विवाद में आते हैं और ऐसा नहीं है। ये जो इनके अंदर का शौक है, ये कोई पहली बार आपको देखने को मिल रहा है माघ मेला में दर्शकों। साल 2023 में जब केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट खुलने का समय आया, ये केदारनाथ पहुंचे और जो वहां की परंपरा है कि जब पट खोले जाते हैं तो सबसे पहले जो पुजारी हैं वो, और एक उसकी एक क्रमवार पद्धति है, और विशिष्ट अतिथियों हों चाहे साधु संत हों, जिसमें ये अभिमुक्तेश्वरानंद भी आते हैं, और उनको दर्शन कराया जाता है। लेकिन 2023 में इन्होंने वहां बवाल खड़ा कर दिया। बड़ा चर्चा में रहा था, ऐसा नहीं है ये प्रयागराज का पहला बवाल है। वहां क्या, इन्होंने बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी नियम परंपरा के पालन के अड़ गए कि नहीं साहब, हम मेन गेट से ही अंदर जाएंगे। मेन गेट से ही जाना था, लेकिन एक परंपरा है। धरने पे बैठे, ये कोई पहली बार इनका धरना नहीं चल रहा। ये केदारनाथ में भी धरने पे बैठ चुके हैं, ये तमाशा कर चुके हैं। और अब जिस तरीके से अलग अलग पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, कांग्रेसी इकोसिस्टम इस समय महान सनातनी बने हुए हैं, न जाने कितना सनातन और हिंदुत्व के प्रति उनको प्रेम नजर आ रहा है। अखिलेश यादव, उनके तो पौ 12 हैं, उनको तो 2027 दिखाई दे रहा है। ओंकार सर, क्या ये पूरी तरीके से एक और राजनीतिक साजिश है, और जिसमें ये टूल किट भगवा कपड़े में नजर आ रहा है? और अभिमुक्तेश्वरानंद भले शंकराचार्य हो न हो, ये हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है, लेकिन वो एक हिंदू संत तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो क्या विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये मास्टर स्ट्रोक चला है, और उसमें वो कहां तक सफल हैं या सफलता उन्हें मिलने वाली है? जरा इस पे बात करते हैं सर, ओवर टू यू प्लीज। सर आप म्यूट हैं, एक बार अनम्यूट करके दोबारा से शुरू कर लें, कोई इशू नहीं, वो एडिट हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए। जो आपकी अंतिम पंक्ति थी, पहले उससे शुरुआत करते हैं। अभी अमित शाह साहब लखनऊ पधारे थे उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, और उन्होंने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, उनकी पीठ थपथपाई है जिस तरीके से, और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो कायाकल्प होते हुए दिखाई दे रहा है, इसके इंजन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ डबल इंजन के रूप में उसमें जुटे हैं, और उसका परिणाम, उसका सुफल हम देख रहे हैं कि जिस प्रदेश को बीमारू कहा जाता था और जिसमें तमाम तरह की बुराइयां थी, प्रदेश में बुराई नहीं थी, जो दूसरी माफिया हो, गुंडे बदमाश हो, अराजकता हो, कुशासन हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, दंगे फसाद हो, उन सब से उन्होंने मुक्ति दिलाई है, और अभी वो अभियान लगातार चल रहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 24 जनवरी की 2 पेज की चिट्ठी है योगी आदित्यनाथ के नाम, उसको जरा हम ध्यान से पढ़ें, गौर से पढ़ें, तो समझ में आता है कि खुद वाराणसी से सांसद और इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी भी योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से और उनके नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों से कितने प्रभावित हैं, और मुक्त कंठ से ही उनकी किस तरह प्रशंसा कर रहे हैं। तो जहां तक योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध विपक्षी दलों या सो कॉल्ड
टूल किट, भगवा टूल किट, या कांग्रेस का, या विदेशों में भी बैठे हुए बहुत सारे लोगों का एक षड्यंत्र है कि इनको किसी तरीके से चलता करो। और यहाँ भी कुछ लोग थोड़ा मूंछों पर ताव दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक मौका तो वो चूक गए थे, पर हो सकता है कि अब कोई मौका मिल जाए। उनके लिए भी एक बड़ा स्पष्ट संकेत है कि योगी आदित्यनाथ अब केवल उत्तर प्रदेश की सरहदों के बीच के नेता नहीं रह गए हैं। योगी आदित्यनाथ की बहुत विराट और बहुत अहम और बहुत प्रभावी भूमिका पूरे देश में ही अलग अलग राज्यों के चुनाव के समय हम लोग देख चुके हैं। अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं। मूल प्रश्न जो आपने उठाया है कि इन्होंने जो है केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, दूसरी जगह हो, वहां पर भी जो ये ड्रामा करते रहे हैं या जिस तरह की ईगो दिखाते रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो यही है जो आपने मेरे प्रोग्राम में पहले भी कही, कोई नई बात नहीं है, कि ये शंकराचार्य हैं भी या नहीं है। वैधानिक रूप से क्या ये उस पद पर बैठने के लिए वैलिड पर्सन है? तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। इनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती पर भी सवाल खड़े होते रहे, वो भी लिटिगेशन में उलझे रहे, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और इनका भी चल ही रहा है। ये कहते हैं कि पट्टाभिषेक समारोह हो गया, मेरा तो ये भी हो गया, मेरा तो वो भी हो गया। चलो मान लेते हैं आपका सब कुछ हो गया, तो भी जो धर्म गुरु हैं, जो विभिन्न पीठों पर आसीन बहुत जिम्मेदार सनातन धर्म के सर्वोच्च पदों पर आसीन लोग बैठे हुए हैं, उनका दायित्व क्या है? उनका दायित्व क्या वितंडा खड़ा करना है, झगड़े खड़ा करना है, राजनीतिक बयानबाजी करना है, किसी को कंस, किसी को औरंगजेब, किसी को बाबर की औलाद बताना है, या सर्टिफिकेट बांटना है कि कौन मुख्यमंत्री के पद के लायक है या कौन मुख्यमंत्री के पद के लायक नहीं है? दूसरी बात यह है साहब कि गंगा जी के किनारे, पवित्र गंगा माँ के किनारे, जहां पर लोग पता नहीं कहां कहां से माघी मेले में या महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने के लिए आते हैं, वो जो आस्थावान है और जो गंगा मैया की महिमा है, मीडिया में बजाय उसके बारे में बताए जाने के, एक पाखंडी, एक ढोंगी, एक स्वघोषित और अपने आप पर ही इतराते हुए एक टूल किट नुमा व्यक्ति को मीडिया में 90% कहना चाहिए स्पेस दिया जा रहा है, और होड़ लगी हुई है उनके लाइव इंटरव्यू प्रसारित करने की। कई बार लगता है अवनीश जी के इस देश का मीडिया, देखिए, स्वतंत्र होने में और स्वच्छंद होने में थोड़ा सा अंतर है, महीन सा अंतर है। स्वतंत्र आप हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है, आपको चौथा पिलर कहा जाता है, ठीक है, बड़ा स्वागत है आपका। लेकिन इस देश में बहुत नियोजित तरीके से, मैं कहूंगा सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से कुछ कुछ खलनायकों की तलाश होती रहती है मीडिया को, और विशेषकर जो संघ को गाली देता हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेवजह क्रिटिसाइज करता हो, जो योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ता हो, उसको ब्रेकिंग करके उसको न्यूज के रूप में चलाया जाता है। फिर उस पर दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया के लिए शाम को 4 बजे से मैं इनको कहता हूं कि वो चाट पकौड़ी बेचने वाले जैसे ठेले लगा करके बैठते हैं। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उसमें मसाले तमाम तरह के, चटनियाँ, ये चटनी, वो चटनी, इस तरह की चटनी, उस तरह की चटनी, उनको जैसे बेचा जाता है ठेलों पर जायकेदार बनाने के लिए, ऐसे ही हमारे टेलीविजन चैनल और मीडिया हाउसेस अलग अलग एंकरों को बैठा करके, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को बुला करके यही धंधा कर रहे हैं। वो कोई
समाज हित में या देश हित में कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हों या उपकार कर रहे हों, ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। और आज गंगा के किनारे बैठ कर के दुरुपयोग करने वाले अविमुक्तेश्वरानंद हैं, कल को कोई और मिल जाएगा इनको जो बकैती करेगा और ये उसका इंटरव्यू प्रसारित करना शुरू कर देंगे, उसको धारावाहिक दिखाना शुरू कर देंगे। अगर हम मोटे तौर पर ये देखें कि इस तरह के लोग तैयार कैसे किए जाते हैं, उनको टूल किट की तरह इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और मीडिया का भी, क्योंकि मीडिया में भी आप जानते हैं अवनीश जी, इतने सीनियर आदमी हैं कि मीडिया में भी मैं कहता हूं कि 80% 90% उस माइंड सेट के लोग बैठे हुए हैं, संपादक से लेकर के रिपोर्टर तक, जिनको नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ का जो भगवा रूप है, जो उनकी पृष्ठभूमि है, वो फूटी आंखों नहीं सुहाती। और ये लोग अवसरों की तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा अवसर आए जब हम उसके मुंह से वो कहलवाएं जो हमारे मन में है, ताकि हमारी खाल बच जाए, हमारे मीडिया हाउस की खाल बच जाए। पर ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि लोगों की समझ में नहीं आती है या सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी समझ में नहीं आती है। ये सारा ड्रामा और इसके पीछे का हेतु जो आपने भी चर्चा की है कि 2027, और 2027 इसलिए कि 2022 में कुछ कमजोरी आई थी। बहुत सारे लोगों ने उसको नोटिस किया, बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया। उसके बाद 24 में भी एक हाँ, 2022 में कमजोरी आई, उसका विराट रूप हमें 2024 में देखने को मिला, क्योंकि 47 सीटों से बढ़कर के 111 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ गई थी 2022 में, और भारतीय जनता पार्टी जो 325 पर चली गई थी 2017 में, वो भी घट करके 300 से नीचे आ गई थी। तो एक झटका लगा था उस समय, पर चूंकि निरंतरता में एक इतिहास कायम किया था योगी आदित्यनाथ ने, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर, जो उत्तर प्रदेश में कभी हुआ नहीं, शुरू में कभी हुआ हो तो हुआ हो। और 32 साल अभी का रिकॉर्ड था सर, 32 साल के बाद ऐसा हुआ था, बिल्कुल। तो ये कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं था, लेकिन वो चीजें दब गई थी। लेकिन 2024 में उसका खामियाजा बहुत बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ा। अभी 2027 में ये सारी ताकतें मिल करके, इसीलिए मैंने सुनियोजित कहा था, ये सब मिलकर के अभी से 2027 की तैयारी कर रही हैं, ताकि अगर हम योगी को रोक सकें तो 2029 में फिर मोदी को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि 2014-2019 उत्तर प्रदेश की वजह से ही पूर्ण बहुमत मिला था केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को, और 2024 की उत्तर प्रदेश की ही कमजोरी से उतनी ही सीटों से बहुमत से दूर रह गई भारतीय जनता पार्टी, जितना के उसको चाहिए था। इसलिए ये जो चल रहा है ना इस समय, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल सर, और वो दिखाई दे रहा है। ये सीरीज ऑफ इवेंट हैं जो अब से लेके 2027 तक लगातार चलाया जाना है। और आपने जो एक शब्द कहा ना, सुनियोजित, और जिस तरीके से मीडिया में होड़ है, तो आज सुबह मेरे एक सहयोगी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार ये संकर आचार्य हैं, संकर वर्ण के आचार्य हैं। तो मीडिया में जिस तरीके से ये लगातार आ रहे हैं बयानबाजी और इनके इंटरव्यूज, वहां 5-5 पत्रकार पहुंच रहे हैं, पूरा जमघट लगाया जा रहा है, कुछ अजीब से सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तो उसने कहा कि सर इनको एंकराचार्य कहना ज्यादा बढ़िया होगा। इनको जिस तरीके से टीवी पर आके और मीडिया न्यूज चैनल पे, तो ये तो साफ दिखता है सर कि ये राजनीतिक एक पूरा प्रयास है। सवाल ये होता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे एक हिंदू संत, वो चेहरा तो बन जाते हैं ना, और जब चेहरा बन जाते हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट दो तरीकों से दिखाई नहीं देगा?
एक तो होगा, चलिए ठीक है, एक जो आया है कन्फ्यूजन, एक जो थोड़ा-सा झिझक आई है सनातनी जनता के मन में, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा एक संत इस तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ काउंटर पोलराइजेशन क्यों? क्योंकि अब ये पूरी तरह से एक्सपोज़ हो चुके हैं। ये किस पॉलिटिकल एजेंडे पे चल रहे हैं, ये भी एक्सपोज़ है। ये किसके लिए काम कर रहे हैं, वो राहुल गांधी हैं, वो अखिलेश यादव हैं, ये पूरा विपक्ष है। इनका निशाना कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। सर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, और चाहे योगी आदित्यनाथ का ही सबसे मजबूत यूएसपी उनका एक सन्यासी होना, उनका एक पीठाधीश्वर होना, उनका जो गेरुआ ताना बाना है। सवाल ये होता है कि ये कहीं बैकफायर की स्थिति की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, और इससे कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी और मजबूत हो जाए, क्योंकि काउंटर पोलराइजेशन तो होगा ही होगा। एक प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था, पता नहीं आप ही के साथ किया था या किसी और के साथ किया था। बहुत खूबसूरत तस्वीर, मुझे लगता है पिछले 2-3 दशक में इतनी खूबसूरत तस्वीर कोई दूसरी नहीं दिखाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन जी और योगी आदित्यनाथ की बहन जी, दोनों गले मिल रही थी, और वो पहाड़ की यात्रा पर थी नरेंद्र मोदी की बहन जी, और वहाँ चूँकि योगी आदित्यनाथ की बहन जी का एक स्टॉल है चाय का, और कुछ धार्मिक फूल और दूसरी चीज़ें वो बेचती हैं। तो शायद जयपुर डायलॉग के समिट में मैंने ये बात कही थी, आप ही के साथ, आप ही की एंकरिंग में वो प्रोग्राम चल रहा था। मैं और शांतनु थे, तो मैंने वो ज़िक्र किया था उस समय। तो उससे खूबसूरत तस्वीर कोई हो नहीं सकती है। एक टाट पट्टी नुमा एक दुकान चलाती हैं योगी आदित्यनाथ की बहन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन भी बहुत साधारण परिवारों की तरह, किसी टूरिस्ट की तरह तीर्थ स्थल पर गई, और वहां पर जाकर के दोनों बहुत सादेपन से बैठ करके बात कर रही हैं, गले मिल रही हैं, उनकी तस्वीरें और सामने आई तो पता लगा लोगों को। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक मुख्यमंत्री निवास में और एक प्रधानमंत्री आवास में। अवनीश जी, जो नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, वो बताते हैं कि बहुत ही साधारण भोजन करते हैं, बहुत साधारण तरीके से रहते हैं। जैसे डॉक्टर कलाम के बारे में सुना था, जी हाँ, यही तस्वीर है। जैसे डॉक्टर कलाम के बारे में सुना था कि पूरे राष्ट्रपति भवन के बहुत सारे कमरे और बिजली उन्होंने बंद करवा दी थी, ताकि जो भारी भरकम बिजली के बिल आते हैं राष्ट्रपति भवन के, वो कम हो जाए, और मेंटेनेंस के चक्कर में जो इतनी फोर्स लगी रहती है वो जरा कम हो जाए। और अपना आवास एक छोटा सा रूम उन्होंने बना लिया था, वहां उनकी वीणा, उनकी दूसरी चीजें जिनका उनको शौक था, कुछ पुस्तकें, वो सब। और जब अवकाश प्राप्त किया था डॉक्टर कलाम ने, तो एक अटैची के साथ राष्ट्रपति भवन में आए थे, और एक अटैची के साथ राष्ट्रपति भवन से विदा हुए। योगी आदित्यनाथ भी इसी तरीके से रह रहे हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से, सुरक्षा के लिहाज से मुख्यमंत्री आवास में, लेकिन संत का जीवन जी रहे हैं। वहां भी बहुत सीमित से साधनों में वो रहते हैं और अपना गुजारा बसर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी ये जानकारी मिली है कि वो प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, प्रोटोकॉल है, डिग्निटीज आती हैं विदेशों की, और उनको तमाम तरह की बैठकों का आयोजन करना पड़ता है, इसलिए वो सब ठीक है। आवास की भव्यता भी जो समय के साथ, और जो वैश्विक इस समय वातावरण है उसमें जो एक प्रभाव होता है, वो उसके लिए उनको उस आवास में रहना पड़ रहा है। लेकिन किस तरह का जीवन वो जी रहे हैं, इसका कभी प्रचार भी नहीं करते, किसी को बताते भी नहीं, लेकिन बहुत साधारण तरीके से रहते हैं। तो ऐसे संतों का, जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं और जिनके नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों बहुत द्रुत गति से विकास के पथ पर अग्रसर हैं, उनका कोई क्या ही बिगाड़ेगा अवनीश जी, उनका कोई क्या ही बिगाड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कहनी पड़ेगी, जिस पर महादेव की कृपा हो,
उसका कोई अनिष्ट सोच भी नहीं सकता, बिगाड़ने की तो छोड़ ही दीजिए। तो इनको तो दोनों को महादेव का सीधा आशीर्वाद मिला हुआ है। आप देखिए 2013 में जो त्रासदी आई थी केदारपुरी में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वहां से उन्होंने कहा, एक प्रस्ताव भेजा कि ये गुजरात सरकार को आप दायित्व दे दीजिए, हमें दायित्व दे दीजिए। हम वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी, सुविधाओं के लिहाज से भी, और आगे को कोई ऐसी त्रासदी ना आए, तो अगर आए भी तो उससे बचाव हो जाए, इतनी जनहानि ना हो। क्योंकि 2-2 3-3 साल बाद भी वहां से कंकाल निकले हैं, जो मलबा ऊपर से आया था। तो नहीं मानी गई उनकी बात। लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद देख लीजिए केदारपुरी का क्या कायाकल्प हुआ है, और किस तरह की सुविधाएं और किस तरह का निगमन किया गया है, पूरी यात्रा रूट का भी और तमाम सुविधाओं का भी। योगी आदित्यनाथ कहते नहीं है, उतना प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2017 में दायित्व संभाला था, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य कहलाता था, आज क्या स्थिति हो गई है। और जो औसत आय का एक मानदंड रहता है प्रति व्यक्ति, जरा 2017 से पहले का देख लीजिए और आज का देख लीजिए। जो मूलभूत परिवर्तन जीवन में अनुभव किया जाता है, जो आम आदमी है उनके पास जाकर के बात कर लीजिए। हाईवेज का, एक्सप्रेसवेज का, हवाई अड्डे, 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे अब उत्तर प्रदेश में, और एक जो ग्रेटर नोएडा जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, मुझे लगता है कि एशिया ही नहीं दुनिया के सबसे विशालतम एयरपोर्ट्स में से ये एक होगा। और अगर हम देखें तो काशी, आपका वृंदावन का, मथुरा का, अयोध्या का, इन सब का जो कायाकल्प हो रहा है, और इससे भी बड़े आश्चर्य का विषय, पूरे यूरोप की आबादी 45 करोड़ है साहब। उन 3 देशों को जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है, उनकी आबादी को छोड़ दें तो, जिसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूके, तो 45 करोड़ की आबादी है। और महाकुंभ में कितने लोगों ने स्नान किया था 1.5 महीने में? 65 करोड़ लोगों ने, 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। छुटपुट 1-2 घटनाओं को छोड़ दें तो कोई बड़ी घटना, दुर्घटना नहीं हुई साहब। ये महादेव की कृपा नहीं है, और योगी आदित्यनाथ का दिन रात का श्रम, और जो एक चौकीदारी होती है, एक जिम्मेदारी होती है, एक जवाबदेही होती है, वो ना होता तो कैसे इतना बड़ा आयोजन होता। और विदेशी सैलानी भी जो आस्थावान उस समय आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए थे पवित्र गंगा मैया में, उन्होंने भी साफ सफाई से लेकर के और व्यवस्थाओं तक की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। तो ये लोग जो थोड़ा बहुत हुआ करके कभी कभी माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, इन पर कम से कम बाकी लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। अवनीश जी, एक बात और कहूंगा आपके अगले प्रश्न से पहले। जिस मीडिया की आप बात कर रहे थे ना, इस मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता को खत्म कर लिया है, और यही वजह है कि आज लोग प्रारब्ध देखते हैं, ओशियन नेटवर्क देखते हैं, जयपुर डायलॉग देखते हैं और दूसरे चैनल देखते हैं। वो हम पर विश्वास करते हैं, वो इन चैनलों पर अब देखते ही नहीं। और मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि साहब हमने तो अब इस सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना बंद कर दिया है। क्योंकि वहां पर मुझे बता दीजिए, आपने कोई सार्थक चर्चा जो कंक्लूजन तक पहुंचती हो, ऐसी चर्चा कब सुनी थी आखिरी बार? तो ऐसा कभी नहीं होता है। किसी एक विषय को पकड़ते हैं, और जैसे स्ट्रीट डॉग भौंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, वैसे ही भौंकते रहते हैं, और वो खत्म हो जाता है प्रोग्राम। किसी को पता ही नहीं चलता कि विषय क्या था और उसका कंक्लूजन क्या निकला। बिल्कुल सर। और आपने कलाम साहब का जिक्र किया, तो मैं एक अपना पर्सनल आपको अनुभव बताता हूँ, दर्शकों आपके सामने रखता हूँ। लखनऊ प्रतापगढ़ में डॉक्टर कलाम साहब राष्ट्रपति थे, और टीवी राजशेखर ये राज्यपाल साहब थे यूपी में। तो कलाम साहब की विजिट हुई, और प्रतापगढ़ में उनको कुछ आंवले के प्रोसेसिंग और कुछ किसान और खेती किसानी से जुड़े हुए, पशुपालन से जुड़े हुए, तो ये कार्यक्रम था पूरे दिन भर का।
मुझे जो सूचना था, यानी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का और राष्ट्रपति महोदय, उन दोनों के बीच में रखा गया था कि वो जो कि इंग्लिश स्पीकिंग थे, तो कई बार जो है वो कन्फ्यूजन होता था। तो मैं आप कह सकते हैं कि एक भाषा असिस्टेंट के तौर पर मैं तो मुझे निर्देश था कि 2 फीट से या 2.5 फीट से ज़्यादा की आपकी दूरी नहीं रहेगी राष्ट्रपति जी से। वो शब्द था, मुझे याद है, कि अगर वो कुछ बुदबुदाएँ भी, तो वो भी आप सुन लें, इतनी नज़दीकी होनी चाहिए। तो एक छोटा-सा स्टॉल भी लगा था, कुछ स्टॉल लगे थे, उसमें 2 महिलाएँ थीं, अचार बेच रही थीं आँवले का। कलाम साहब गए, उनके ओएसडी जो होते हैं वो पीछे, सरदार साहब थे, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। तो उन्होंने पूछा कि हाउ मच, हाउ मच? तो मैंने कहा कितने का है, कितने का है? तो उन्होंने कहा साहब ₹250 का 1 बॉटल। तो उन्होंने 2 दिया महिलाओं ने, तो पहले उन्होंने ले लिया, फिर पूछा कि 1 कितने का? तो बोले 250। बोले यार ₹500 इज़ टू कॉस्टली। नहीं, मैं 1 लूँगा। और मैंने देखा, उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, पैसे तो थे नहीं, तो सरदार साहब ने अपना वॉलेट निकाला, उनमें से ₹500 दिया, 250 वापस अपने हाथ में लिया कलाम साहब ने, और उसके बाद लपक के रसीद भी माँग ली कि हमको रसीद दे दीजिए। तो आप जीवन में ये सोचिए, आप देखिए वो गजब का विराट अनुभव था ऐसे बड़े लोगों के साथ। सर, मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करते-करते राहुल गांधी और उनकी पूरी राजनीति कुंद ही नहीं बल्कि भोथरी हो चुकी, सफलता के मामले में। 95 फेल्योर पर अटके हुए हैं। ये गलती क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी इन लोगों ने कर दी है? देखिए, एक होता है कि किसी को आप पसंद करते हो, एक होता है कि आप किसी को दिल से चाहते हो, और फिर एक होता है जो आपकी रूह में और रग-रग में खून की तरह दौड़ने लगा हो। ये दोनों उसी सर्वोच्चता को प्राप्त कर चुके हैं। आप हुँ, किसी से बात कर लीजिए, उम्र-दराज महिला हो, कोई किसान हो, कोई मज़दूर हो, इन्होंने हर एक के लिए कुछ ना कुछ किया है, बातें नहीं बनाई। जैसे इन्होंने गरीबों को आवास बना कर के दिए हैं अवनीश जी, और केवल आवास नहीं दिए हैं, बिजली के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, उसमें शौचालय, और घर भी ऐसे फटीचर बना के नहीं दिए हैं साहब, बहुत उत्तम क्वालिटी के घर बना कर के दिए हैं गरीबों को। आयुष्मान 5 लाख तक का कवर कवर गरीब पहले महँगा इलाज कराने की क्षमता तो छोड़ ही दीजिए, सामान्य इलाज में भी उसका दम निकल जाता था बेचारे का, डॉक्टर के पास 1-2 बिल्कुल। बार जाना पड़ जाए तो। तो ऐसे में उनको अगर आप 5 लाख तक का कवर दे रहे हैं, तो ये कोई छोटी-मोटी सेवा नहीं है इन लोगों की तरफ से। दूसरे, हर चीज़ का तो कायाकल्प कर दिया है। आप हुँ, रेलवे देख हुँ, लीजिए, आप हवाई अड्डे देख लीजिए, 70-72 हवाई अड्डे देश में हुआ करते थे, आज उनकी संख्या 150 से ऊपर चली गई है। और हर जगह की सुविधाएँ जो हैं किस तरीके से बढ़ा दी हैं। तो आम लोगों के जीवन में जिस तरह का सुधार और परिवर्तन देखने को मिला है, उसकी वजह से इनके प्रति लोगों का जो सम्मान है, वो वो बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ बिल्कुल चुका सर, है। और बिल्कुल, इ इन बिल्कुल। इन दोनों को वो अपने परिवार का एक, जैसे मुखिया होता है ना, दादा होता है, उस तरह का सम्मान इनका है। और योगी आदित्यनाथ का तो साहब मैं क्या ही कहूँ। मैं हरियाणा में था रिटायर होने से हुँ, पहले, 2020 में हरिभूमि का एडिटर था। वहाँ जैसे कुछ परिवारों में उठना-बैठना होता था, तो उन लोगों को इस बात का अफ़सोस होता था कि हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ जैसा प्रशासक क्यों नहीं है, अच्छा। मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो आप अगर ऐसे, मतलब मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, ऐसे जो किसी को कुछ दे ही रहे हों, तो उनको तो हुँ, देवता कहते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे साहब, बिल्कुल। देव तुल्य नेतृत्व, उन पर अगर कोई अटैक करेगा, तो पब्लिक तो रिएक्ट करेगी ना, वो ढाल बिल्कुल बन सर, करके खड़ी हो जाती है। तो बिल्कुल सर, लोग बिल्कुल। लोग अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए कांग्रेस का भूस भरा गया है, और आप जी, देख लीजिएगा आगे को, अगर
अखिलेश यादव ने अपनी मर्यादा और सीमा और ज्यादा लांघी तो इनका भी क्या हश्र होगा। बिल्कुल होगा। और ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर निजी हमला, भले उस टूल किट के चेहरे एक हिंदू संत अभिमुक्तेश्वरानंद ही क्यों ना हो, लेकिन 100% हिंदुत्व को लेके कौन चल रहा है ये जनता अच्छे तरीके से जानती है। इसलिए ये बहुत बड़ा एक अपने लिए युद्ध मोल लिया है विपक्ष ने, और मोदी जी के सामने उन पर निजी हमले करते करते आप हार चुके हैं। अब आपने योगी जी को चुना है, तो निश्चित योगी आदित्यनाथ योग पथ से निकल के राजपथ तक आए हैं। आप उन्हें इस तरीके से पराजित नहीं कर सकते, इसका तो भान भी मत लीजिए। हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद निश्चित तौर पर सनातन के नाम पर एक धब्बे की तरह उभर रहे हैं। आपने हमारे शंकराचार्य, मैं नहीं जानता कि आप टेक्निकली कितने शंकराचार्य हैं कितने नहीं हैं, लेकिन आपने सनातन की सबसे उच्च संत परंपरा, गुरु परंपरा, आदर्श परंपरा, सनातन शिखर पुरुष जो रिलीजियस हैं, उस परंपरा यानी शंकराचार्य परंपरा पर आपने ये धब्बा लगाया है। इसके लिए आप हमेशा सनातन के अपराधी रहेंगे। आपका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जनता इन 2 उँगलियों से क्रांति जिसने जो 2014 से शुरू की है देश में और 2017 से उत्तर प्रदेश में, ये आपको दोबारा देखने को मिलेगा। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये चर्चा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए। चैनल को आपने जिस तरीके से सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को जैसे आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर एक बार दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। जिस तरीके से आप प्रारब्ध को अपना स्नेह आशीर्वाद देते हैं, सर के 2 चैनल हैं, द ओमकार चौधरी शो, ओशियन नेटवर्क, हम सबके दर्शक साझा हैं। कभी यहाँ बात होती है, कभी वहाँ बात होती है, लेकिन हाँ, बात राष्ट्र प्रथम की होती है, ये गारंटी है। तो दोनों चैनलों को अपना आशीर्वाद दीजिए। आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।